हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डीप प्रिपरेशन। तो इस क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांट सकते हैं: धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य में सनातन या हिंदू साहित्य पढ़ेंगे, बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे, जैन साहित्य पढ़ेंगे। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य में अर्थशास्त्र, हर्षचरित, राजतरंगिणी, महाभाष्य आदि जो प्राचीन भारत के ग्रंथ थे उनका अध्ययन करेंगे। और वहीं पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं अर्थात सिक्के, कलाकृतियाँ, बर्तन, भग्नावशेष आदि का अध्ययन पुरातात्विक स्रोत में करेंगे। उसके बाद विदेशी यात्रियों में यूनानी लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक और तिब्बती लेखक जो भी भारत में आए हैं और उनकी यात्रा वृत्तांत है उनका डीप में अध्ययन करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत को धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य 2 भागों में बांट सकते हैं। तो धार्मिक साहित्य में सबसे पहले पढ़ेंगे सनातन साहित्य। तो वेद, तो वेदों की संख्या 4 है और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। उसके बाद दूसरे नंबर का यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 8 हस्तक और 10,580 मंत्र हैं। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है और इसकी रचयिता ऋषि विश्वामित्र थे और महर्षि कृष्णवेदायन थे। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया हुआ है और 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है कि किस प्रकार राजा भरत और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। और सभा एवं समिति को ही प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। इसके बाद दूसरा वेद था यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ के सूत्र या यज्ञों के नियम और विधि विधान को यजुर्वेद में रखा गया है। इसकी रचयिता यधर्व पुजारी थे और यह गद और पद दोनों में मिलता है। उसके बाद तीसरा वेद था सामवेद। तो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन सोमवेद में किया गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसकी रचयिता जैमिनी सुकर्मा ऋषि थे। इसके बाद चौथा वेद था अथर्ववेद। इसकी रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गई थी। तो अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, औषधि आदि का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। इसके बाद पढ़ेंगे पुराण। तो पुराणों की संख्या 18 है। मुख्य रूप से मुख्य पुराण 5 हैं, जिसमें मृत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण आदि हैं। उसके बाद वेदांत। तो वेदांतों की संख्या 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसके बाद उपनिषद। तो गुरु के समीप बैठकर किए गए प्राप्त किए गए ज्ञान के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद मुख्य उपनिषद है मुंडक उपनिषद, जिसमें सत्यदेव, जयते और ऐतरेय मुख्य। बाद अरण्यक। तो अरण्यक का अध्ययन जंगलों में शांत वातावरण में किया जाता था। इसके बाद बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक की संख्या कितनी है? 3 है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में महात्मा बुद्ध की बताए गए नियम है और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश है और अभिधम्म पिटक में बुद्ध दर्शन का वर्णन मिलता है। विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना प्रथम बुद्ध संगति में की गई थी और अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बुद्ध संगति में की गई थी। इसके बाद जातक कथाएं। तो जातक कथा में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जिनकी संख्या 549 है। जिसके बाद बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित की रचना महाकवि अश्वघोष ने की थी। इससे बुद्धकालीन शासकों के इतिहास का वर्णन मिलता है। इसके बाद दीपवंश और महावंश, यह पाली भाषा के श्रीलंका के पाली महाकाव्य है। इससे मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद पढ़ेंगे जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिनकी संकलन 14 ग्रंथों में हुआ है। सबसे पहले है परिशिष्ट पर्व, जिसकी रचना हेमचंद ने की थी। यह 12वीं शताब्दी में दी के महावीर स्वामी के समकालीन सम्राट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद
भद्रबाहु चरित्र। तो भद्रबाहु चरित्र में मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अन्य जैन साहित्य थे सम्रादित्य कथा और कुवलय माला। धार्मिक साहित्य के बाद आप धर्मनिरपेक्ष साहित्य पढ़ेंगे। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में प्राचीन भारत के ग्रंथ पढ़ेंगे, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिससे मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। पाणिनि का महाअष्टाध्यायी, विशाखदत्त का मुद्राक्षक, मेगस्थनीज की इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य प्रमुख हैं। बाणभट्ट का हर्षचरित्र, कल्हण की राजतरंगिणी, बिल्हण की विक्रमादित्य चरित्र और कालिदास के ग्रंथ रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती। इसके बाद दूसरे साहित्य पुरातात्विक साहित्य। तो पुरातात्विक साहित्य में देखेंगे सबसे पहले अभिलेख। तो सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्यकालीन अशोक के प्राप्त हुए हैं। प्रशस्ति अभिलेख, कलन राजा खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली लोह स्तंभ लेख, पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, मेहरभोज का ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख, बंगाल के शासक विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख, समुद्रगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख आदि महत्वपूर्ण हैं, जिनसे प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और यह ऐसे फैक्ट हैं जो 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद देखेंगे पुरातात्विक स्रोत में स्मारक। तो उत्तर भारत के जो स्मारक हैं वह नागर शैली में बने हुए हैं और दक्षिण भारत के स्मारक द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है सांची का स्तूप, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। उसके बाद भारत का स्तूप, जिसका निर्माण पुष्यमित्र सोंग ने करवाया था। उसके बाद खजुराहो की मंदिर, जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, जो मध्य प्रदेश में, यह तीनों ही मध्य प्रदेश में स्थित हैं। उसके बाद अजंताओं की गुफाएं, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इसके बाद टगवा का विष्णु मंदिर, जो कि जबलपुर में स्थित है। उसके बाद भूमरा का शिव मंदिर। यह समस्त स्मारक जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद तीसरे साहित्य यात्रा वृत्तांत। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनानी साहित्य, यूनानी लेखक। तो यूनानी लेखक में सबसे महत्वपूर्ण है हेरोडोटस, जो 5वीं शताब्दी में भारत आए थे, जिन्हें इतिहास का पिता या जनक भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम था इतिहास। और दूसरी यूनानी लेखक थे मेगस्थनीज, जो मौर्य काल में भारत आए थे। इनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। और यह मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटस का राजदूत बनकर मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद नेक्स्ट है टालमी, जो 2वीं शताब्दी में भारत आया था। उसके बाद प्लेनी, जिनकी रचना का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। और सिकंदर के साथ भी कुछ यूनानी लेखक भारत आए थे, जिनमें निरकायस और ओनिसियस महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद देखेंगे चीनी लेखक। तो चीनी लेखक में सबसे महत्वपूर्ण फाहन, जो 5वीं शताब्दी में भारत आया था। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था और इसने भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में लिखा था। इसके बाद था हेनसांग। तो हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसने वर्धनकालीन राजनीतिक दशा के बारे में लिखा है और यह भारत में 16 वर्ष तक रहा था। इसके बाद नेक्स्ट चीनी साहित्य लेखक थे इंतिंग। तो इंतिंग नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहे थे और इन्होंने भारत में बौद्ध शिक्षा केंद्र के बारे में लिखा और भारत की वेशभूषा के बारे में भी लिखा है। इसके बाद है तिब्बती लेखक। तो तिब्बती लेखक में बौद्ध लामा तारानाथ का नाम महत्वपूर्ण है, जिनकी रचना का नाम है कंग्यूर और तंग्यू, जिससे मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अरबी लेखक। तो अरबी लेखक में अलबरूनी का नाम महत्वपूर्ण है, जिनकी रचना का नाम है तहकीक हिंद। इससे 11वीं शताब्दी की जानकारी प्राप्त होती है। और अन्य अरबी साहित्यकार सुलेमान अल मसूदी, अल बिलादुरी आदि महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में इस प्रकार निम्न ग्रंथों से और पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और इसी प्रकार की क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।